नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं। और आज उसका जो पढ़ेंगे वो है लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 19 आज हमारा है। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और है, फिर उसके बाद ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2020 में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। परंतु आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। हमने लास्ट में डिस्कस करा था मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब आज हम लोगों को ये जानना है कि जो मांग की लोच है उसको कौन कौन से तत्व या कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो निर्धारक जो घटक है या जो निर्धारक तत्व है उनकी चर्चा करेंगे कि मांग की लोच को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से घटक हैं, कंपोनेंट्स जो हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच के निर्धारक घटक। अभी तक जो आप लोगों ने इस मांग के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है, जो डिमांड के टॉपिक में पढ़ा है कि मांग क्या होती है, मांग को फिर प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं या घटक हैं वो भी हम लोगों ने देखे थे कि भाई मांग इन घटकों से, इन तत्वों से, इन चीजों से प्रभावित होती है। जैसे कि हमने देखा कि जो वस्तु की कीमत होती है उससे प्रभावित होती है, वस्तु से संबंधित जो वस्तुएं होती है उसकी कीमतों से, जैसे कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं होती हैं। उसके अलावा उपभोक्ता की आय से भी प्रभावित होती है, उसके अलावा रुचि और अधिमान से भी, और उसके अलावा जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, भविष्य की जो संभावना है उनसे भी होती है। अब उसके बाद हम लोगों ने जब मांग पढ़ा था तो मांग में मैंने ये बताया था कि बच्चों एक मांग का नियम बताया कि जब जब कीमत बढ़ेगी तब तब मांग घटेगी, और जब जब कीमत घटेगी तब तब मांग बढ़ेगी। दोनों के बीच में प्रतिलोम इनवर्स रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव ऋणात्मक जो संबंध है वो संबंध हम लोगों को देखने को मिलेगा। परंतु जब तक मैंने आप लोगों को मांग पढ़ाया आपको ये चीज नहीं समझ में आई कि गुरुदेव कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, ये समझ में नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका था कि प्राइस के बढ़ते ही डिमांड को गिराना है और प्राइस के घटते ही डिमांड को बढ़ाना है। ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर सेटल था, बट ये बात नहीं समझ में आई कि कितना बढ़ेगी और कितना घटेगी। फिर कितना बढ़ेगी कितना घटेगी इसके लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को बुलाया अपन ने। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपन को अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स देकर के गए और जिसमें उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, मांग की जो लोच है उसका विस्तार बताया। और फिर वो मांग की लोच मैंने आप लोगों को समझाई, और उसी मांग की लोच में 5 प्रकार की लोच हम लोगों ने चर्चा करी थी। जो ईडी है वो अनंत के बराबर है, ईडी 1 से बड़ी है, ईडी 1 के बराबर है, ईडी 1 से छोटी है और ईडी 0 के बराबर है। ये सब कुछ हमने लास्ट में चर्चा कर ली थी। पर अभी जो मांग की लोच है ये 1 से बराबर, 1 से कम, 1 से ज्यादा ये जो हो रही है ये किस कारणों के कारण हो रही है ये जान लेते हैं। चलिए, तो मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है बच्चों वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति की वस्तु जो है वो किस प्रकार की है, प्रकृति का मतलब नेचर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम एक ये कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का नेचर होता है, ठीक है। हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग नेचर होता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे आप कितनी मजाक कर लो वो बुरा नहीं मानते, कोई ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ा सा कुछ बोलते वो नाराज मान जाते हैं। जब अब आपको पता है कि इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं तो अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपन को उसका नेचर पता है, और किसी को पता है कि हाँ नहीं यार ये व्यक्ति मस्त है, ये अपन से करता अपन उनसे करते हैं, अच्छी दोस्ती है, कर लेते हैं। तो हम नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, नेचर देख करके काम करते हैं। तो उसी प्रकार से वस्तु की प्रकृति, जो वस्तु का नेचर है वो देखेंगे कि वस्तुएं किस प्रकार की हैं, कि वो ऐसी वस्तुएं हैं जो बड़ी ही आवश्यक है, जैसे कि हमारे लिए खाने का सामान हो गया, दवाइयां होंगे, उस हिसाब से जो कीमत की लोच है उसमें परिवर्तन आएगा। या वस्तुएं आरामदायक वाली हैं, या वस्तुएं विलासिता वाली हैं, बहुत लग्जरियस जो गुड है वो वाली हैं, तो वस्तु की प्रकृति पर ध्यान देंगे। फिर बात करेंगे प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता पर। वहां पर प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट जो गुड्स हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं है। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता हम लोग यहां देखेंगे कि वो उपलब्ध होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं तब कौन सी मांग की लोच होगी, और नहीं होते हैं तब मांग की लोच कौन सी होगी। फिर बात करते हैं वस्तुओं के विभिन्न उपयोग की। अब देखिए, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि एक ही वस्तु के अलग अलग उपयोग होते हैं, एक ही वस्तु के अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप उदाहरण लीजिए दूध का, मिल्क का। दूध बहुत सारे काम आता है। दूध काम आता है चाय बनाने के, दूध काम आता है कॉफी बनाने के, दूध वैसे भी पीने के काम आता है। उसके अलावा मिठाई बनाने के लिए, दही बनाने के लिए,
पनीर बनाने के लिए अलग अलग चीजों के काम आता है। तो अब वस्तुओं की उपयोग कितना है, अगर कोई वस्तु सिर्फ एक ही काम आती है तो उस हिसाब से उसकी मांग की लोच होगी, और कोई वस्तु विभिन्न उपयोगिता दर्शा रही है कि भैया नहीं मैं यहां भी काम आ जाऊंगी, यहां भी काम आ जाऊंगी, यहां भी काम आ जाऊंगी, तो वो वस्तु की विभिन्न उपयोगिता के हिसाब से भी हम इसको समझेंगे। फिर बात करेंगे उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु की महत्वता, इंपोर्टेंस। देखो अब हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि मांग है ना, मांग में 3 तत्व इंपोर्टेंट होते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस वस्तु को जब तक आपकी खरीदने की इच्छा नहीं है ना, तो चाहे वो वस्तु बिल्कुल ही फ्री में कोई व्यक्ति बांट रहा हो, आप उसको नहीं खरीद करके लेके जाओगे। इंटरेस्ट नहीं है भैया, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तब हम नहीं खरीदेंगे। और कभी कभार अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है तो चाहे वो कितनी ही महंगी हो जाए खरीद लेते हैं लोग बाग। जैसे कि जो तंबाकू के प्रोडक्ट होते हैं, शराब होती है, गुटखे होते हैं, बीड़ी सिगरेट होती है, अब लोगों को सरकार उस पर लगातार टैक्स बढ़ाती जाती है, परंतु लोग फिर भी जितनी स्पीड से सरकार टैक्स बढ़ाती है वो उतनी स्पीड से अपना शौक और बढ़ाते हैं। अच्छा सरकार ने इतना बढ़ाया तो हम और अब एक्स्ट्रा खरीद करके पिएंगे या एक्स्ट्रा खरीद करके लेंगे। तो उसका इंटरेस्ट, उसका रुचि कितनी है, उस रुचि होना। दूसरी बात उस वस्तु में रुचि होना, उसके बाद उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पैसे होना, पैसा होना भी जरूरी है। और तीसरा है वस्तु पे पैसा खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। तो यहां पर अगर उपभोक्ता के पास बजट है, मतलब पैसा है और उसमें उसकी रुचि भी है, तो वो उसको बजट में कौन सी इंपोर्टेंस पे रखता है कि हाँ भैया पहले अगर सबसे ऊपर है तो फिर वो उस पर खर्चा करेगा ही करेगा, और उसके लिए सबसे आखिरी में कि चलो होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। वो महत्वता, इंपोर्टेंस कितनी देता है, इंपोर्टेंस ज्यादा देता है तो उस हिसाब से मांग की लोच होगी, और इंपोर्टेंस कम देता है तो उस हिसाब से मांग की लोच होगी। तो उपभोक्ता किस प्रकार से उसको प्रेफरेंस देता है वो इंपोर्टेंट है। उपभोक्ता को स्थगित करना, स्थगित का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कर देना। जैसे आप लोग कर देते हो, हर काम को पोस्टपोन कर देते हो, आज नहीं पढ़ेंगे गुरुजी कल पढ़ेंगे, आज क्या है यार इतना से तो बाकी ये कल कर लेंगे, अरे भाई ये तो आता है यार, आता है तो इसको क्या पढ़ना है तो बाद में देख लेंगे। फिर इस प्रकार से करते करते पोस्टपोन करते 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 पता चलता है एग्जाम आ गए, और फिर सोचते हैं अब तो पढ़ना ही है, और फिर जब सब कुछ ऊपर से चला जाता है सब समझ में नहीं आता, तो हम लोग क्या है स्थगित कर देते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको हम लोग स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। और वो पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि भैया हो सकता है कि उसकी हमें आवश्यकता इतनी अभी ना हो। और अगर पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं तो मांग की लोच अलग होगी, और पोस्टपोन स्थगित कर रहे हैं तो मांग की लोच अलग होगी। तो स्थगित करना भी देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे उपभोक्ताओं की आदतों पर, ठीक है। आदत या शौक, उपभोक्ता जो शौक है वो बड़ी चीज होती है। तो अगर उपभोक्ता को किसी चीज की आदत है, किसी चीज की शौक है, तो वो उसकी चाहे कितनी भी कीमत बढ़े वो उसकी मांग बढ़ाएगा। और अगर उस चीज की आदत शौक नहीं है तो चाहे कितनी ही कीमत गिरा दो और उसकी मांग नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि जैसे शराब हो गया, बीड़ी गुटखा सिगरेट हो गए, ऐसे जो नशीले पदार्थ है उनकी लोगों को काफी आदत होती है, तो वो उस चीज को खरीदते ही खरीदते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी चीजों की, काफी लोगों को जैसे गाड़ियों का बहुत शौक होता है, बहुत आदत है, नहीं साहब गाड़ी चलानी है, लेनी है गाड़ी, तो वो चेंज करते जैसे ही पैसा है गाड़ी पे खर्चा कर देंगे। किसी को घड़ियों का शौक होता है, किसी को जूतों का, किसी को कपड़ों का शौक होता है। अगर उनको उस चीज की आदत है तो भैया वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो किसी भी हालत में चाहे कितनी भी उसकी वो हो जाए। फिर बात करते हैं समय अवधि पर कि टाइम पीरियड कितना है, अल्पकाल का है, दीर्घकाल का है, लंबे समय तक का है या कम समय तक का है। समय अवधि के हिसाब से भी मांग की लोच तय होती है। तो ये जो 7 कारण है, इन 7 कारण क्या करते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वस्तु की प्रकृति, वस्तु कैसी होगी वो पता चले। फिर प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग, उपभोक्ता के बजट में इस वस्तु की महत्ता, उपभोग स्थगित करना, उपभोक्ताओं की आदतों पर और समय अवधि पर। ये 7 चीजें हैं जो मांग की लोच के निर्धारक घटक हैं, जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। अब मांग की लोच आप लोगों को सबको एग्जैक्टली क्लियर है कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, जिसमें मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ाया गया है कि भैया प्राइस में वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आता है, ठीक है। अब आपको यहां से 2 बातें और ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह कि जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है।
परंतु इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, ये कहती है कि प्राइस के बढ़ने से कितनी डिमांड गिरती है, ये हमें मांग की लोच में पता चलता है। प्राइस के कम होने से डिमांड कितना प्रतिशत बढ़ती है, ये हमें मांग की लोच में पता चलता है। और इसलिए इसका फॉर्मूला बनाया गया, और फॉर्मूला क्या बनाया गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मांग में कितना परिवर्तन आता है, इसका फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में अपन ने लिखवा दिया था पूरा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और वस्तु की जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आता है। यहां पर ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दे रहा है, थ्योरी दे रहा है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरेगी और प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी कितनी गिरेगी ये इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है। ये हमारी मांग की लोच होती है। अब अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने मांग की लोच नहीं पढ़ा है पहले, और उसकी मांग की श्रेणियां जो कैटेगरी है, जो ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इज इक्वल्स टू 1, ईडी लेस देन 1 और ईडी इज इक्वल्स टू 0, ये पांचों अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार बड़े विस्तार से उसको समझिएगा। परंतु आज टॉपिक मांग की लोच का है, तो इसलिए एक बार फास्ट रिवीजन के लिए आपके लिए मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं उनको भी एक बार अपन देख लेते हैं। मांग की लोच की श्रेणियों में सबसे पहले जो है वो है पूर्णतया लोचदार, या जिसको कहा जाता है ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अनंत, मतलब ईडी अनंत होगी। ईडी क्या होगी, अनंत होगी। मतलब यहां पे ईडी अनंत यहां पर मानी जाएगी, और ईडी अनंत का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत भी, हल्का सा भी बदलाव होते बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मतलब लगभग क्या होता है कि जो प्राइस होती है, जो कीमत होती है, वो कीमत बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तित होती है और कोई चेंज आता ही नहीं है, पर डिमांड में बदलाव हो जाता है। डिमांड में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इसीलिए इसका वक्र जो बना था वो ऐसा बना था ना, ऐसा बनाया था अपन ने वक्र। तो पूर्णतया लोचदार ईडी ये है। अब देखो, अब फॉर्मूला जो अपन ने दिया है, जो सूत्र अपन लोगों ने लिखा है, उस सूत्र को हमेशा दिमाग में बिठा करके रखना है। क्या कहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब जो मांग कर रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, और अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, और जो वस्तु की कीमत है उसमें कितना परिवर्तन आने से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये हम लोगों को देखना है। एक्चुअल में क्या होता है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है और चेंज इन डिमांड ये रह जाता है। ये मैंने पूरा फॉर्मूला आप लोगों को लास्ट में बनवा रखा है। अब हमेशा ध्यान रखना है, चेंज इन डिमांड मतलब जब ऊपर वाला बड़ा होगा तो वो एक के साथ जाएगा। जैसे मैं आज कहूं कि भैया 2/2, ठीक है, तो ये तो क्या आ जाएगा, एक के बराबर आ गया। पर जब मैं यूं कहूं 4/2 तो ये क्या हो जाएगा, 2, एक से ज्यादा हो गया। पर जब मैं यूं कहूं कि 1/2 तो ये 0.5 आ गया, मतलब एक से छोटा। तो मतलब ध्यान क्या रखना है, जब ऊपर वाला बड़ा होगा मतलब डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए कि प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए हो गई, मतलब 50% प्राइस गिर गई। और जो पहले जो वस्तु खरीदी जा रही थी वो 1 किलो खरीदी जा रही थी, अब वो क्या कर ली गई है, 3 किलो खरीद ली गई, मतलब उसका ट्रिपल में हम लोग लेकर के चले गए हैं। उसकी परसेंटेज रेट है वो ज्यादा है, तो क्या है, मतलब वो 1 से ज्यादा होगी। और जैसे मान लीजिए कि प्राइस जो गिर रही है वो ज्यादा है और डिमांड कम परिवर्तन आ रहा है, तो वो फिर लेस देन 1 आ जाएगा। फिर दूसरा है लोचदार। अब ये जो शब्द है ना, ये याद रखिएगा, ये मैं आपको बार बार में नहीं बताऊंगा कि लोचदार कौन सा किसके बराबर होता है, कौन सा किसके बराबर नहीं होता, पूरे लेक्चर में ध्यान रखिएगा। पूर्णतः लोचदार, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लोचदार का मतलब है ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहां पर जो डिमांड में चेंज आएगा, जो मांग में चेंज आएगा वो ज्यादा होगा। मतलब अगर प्राइस कम हो रही है, जितनी कम हो रही है, जैसे मान लो कि प्राइस 1 रुपए से गिरी और वहां पे डिमांड 10 गुना बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई, जितना परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी तुलना में ज्यादा चेंज किस में आएगा, डिमांड में आएगा। ओके, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी या गिरेगी, और प्राइस में जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा। तो यहां पे लोचदार होगा। और जब दोनों बराबर होंगे तब इकाई के बराबर लोच होगी, मतलब जितना डिमांड में चेंज आया है उतना ही प्राइस में चेंज आया। जैसे प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए हो गई और हमने 1 किलो से 2 किलो कर लिया सामान, तो वो 50-50% दोनों बढ़ चुके हैं, तो इकाई के बराबर लोच, ईडी बराबर 1 आ जाएगा। अब आ जाइए बेलोच। बेलोच वाला जो सिस्टम है वो इधर में आ जाएगा। बेलोच वाले सिस्टम में क्या है कि जब यहां पर प्राइस में जो बदलाव आएगा वो ज्यादा आएगा और डिमांड में जो बदलाव आएगा वो कम आएगा। प्राइस में जो बदलाव आएगा वो ज्यादा आएगा। पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, पर ये आपको कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्राइस पे ज्यादा आएगा, यहां पर ईडी इज लेस देन 1 होगा। और शून्य लोच, शून्य लोच का मतलब क्या है कि आप प्राइस कितनी भी बढ़ा दो,
कितना भी चेंज कर दो, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अब ये वाला और इस वाले को कंपेयर करो, यहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे थे, डिमांड में चेंज आ रहा था, और ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पर प्राइस चाहे कितनी बढ़ा दो कितनी घटा दो, आप पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहां पे प्राइस नो थी, यहां पे डिमांड नो है, वहां पे डिमांड में बदलाव था, यहां पे प्राइस में नो बदलाव है। ठीक है, प्राइस में बदलाव होगा। ठीक है, ये 5 हमारी है। अब चलिए अब एक एक कारक को बड़े ध्यानपूर्वक और सावधानी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मैंने बताया आपको वस्तु की प्रकृति या वस्तु का जो नेचर होता है उस नेचर की चर्चा करनी है। अब वस्तु जो होती है बच्चों वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में ऐसी होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिससे हमारा जीवन यापन जो हमारा जीवन है वो चलता रहे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं रकम, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान हर इंसान को मिले और मिले उसको पूरा सम्मान है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान और व्यक्ति को मिले सम्मान। तो वस्तु की प्रकृति में अब जैसे मान लीजिए खाने की चीजें, अब खाने की चीजें क्या हैं, वो तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम खाएंगे तभी तो हम आगे जी पाएंगे। दवाइयां हैं, अब दवाइयों को हम लोग स्थगित नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ा सकते। वहां पे इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं है कि हमारी रुचि है तो ही खरीदेंगे, अरे भाई ऐसी बातें, जीना है तो खरीदना पड़ेगा। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बड़ी ही आवश्यक होती हैं, तो उन पे व्यक्ति को पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी ही प्राइस बढ़े और चाहे कितनी ही गिरे, डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आता है। और अगर जैसे फिर देखें आरामदायक वस्तुएं हैं और जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो वस्तुएं अति आवश्यक होती हैं उनकी मांग बेलोच होती है, इनकी कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता, जैसे अनाज व दवाएं आदि। अब देखो जो वस्तुएं अति आवश्यक हैं, जीवन में बहुत 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 ज्यादा ही जरूरी हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप खाने पीने का सामान है उसमें नहीं कर सकते, आप दवाइयों के मामले में नहीं कर सकते। आज मान लीजिए आपका 3 महीने का हो गया और 3 महीने के बाद आपका नेट का रिचार्ज खत्म हो गया। अब पढ़ाई बड़ी जरूरी है, और पढ़ाई जरूरी है, आवश्यक नहीं, अति आवश्यक नहीं, अति 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 आवश्यक जरूरी है। शिक्षा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए फिर आप क्या बोलोगे, नहीं साहब सारे काम छोड़ूंगी और मैं तो एक रिचार्ज कराऊंगी या कराऊंगा, क्योंकि हमें तो लेक्चर्स देखने हैं, पढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। तो अब वो तो क्या है, अब रिचार्ज वाला बोले नहीं नहीं भैया दीदी देखो अब रिचार्ज 700 में नहीं होता 900 में होता। अरे भाई तू 900 नहीं तू 1000 में कर, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें तो लेक्चर्स देखने और पढ़ना है। तो जो वस्तु अति आवश्यक होगी उनकी मांग कैसी होगी, बेलोच होती है, जहां पर कीमतें बढ़ाने पर भी उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता। अब देखो बेलोच में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ईडी इज लेस देन 1, ठीक है, ईडी 1 से कम होगा, और या ईडी इज इक्वल टू 0। तो जनरली जो वाला फॉर्मूला यहां पे लागू होगा, ये वाला फॉर्मूला लागू होगा कि वहां पे पूर्णतः बेलोचदार होगी, वहां पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप प्राइस कितनी ही बढ़ाओ और कितनी ही घटाओ, क्योंकि वो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो जरूरी है, उन पे आप पैसा खर्च करोगे ही करोगे, उनसे आपका जीवन चल रहा है, जैसे खाने पीने का सामान, अनाज और जीने के लिए दवा। फिर उसके बाद है दूसरे किस्म की वस्तु होती है आरामदायक वस्तुएं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन कहते हैं। एक वस्तु है जो हमें जीने के लिए जरूरी है और एक हमारे जीवन में आराम देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए आवश्यक होती है, जिनको हम आरामदायक वस्तु कहते हैं। देखो बच्चों आप लोगों ने 2 शब्दों को बड़ी बार सुना होगा, एक होता है नीड और एक होती है वांट। ठीक है, नीड का मतलब होता है बच्चों जरूरत या आवश्यकता है, और वांट का मतलब होता है इच्छा। हम ये कहते हैं कि जरूरत जो है वो सबकी पूरी होनी चाहिए और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आपने कभी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि जरूरत तो अनंत है? नहीं, आप सबको क्या बोलेंगे, इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो जरूरत और इच्छा में फर्क क्या है? जरूरत क्या होती है बच्चों, जो कि आपके जीवन जीने के लिए बड़ी आवश्यक है। जैसे आज कोई व्यक्ति अगर आपके पास, मेरे पास आकर के ये बोले कि भैया दीदी मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे घर में जो भी बना हुआ था अच्छा बुरा जैसा मैं खा रहा था, मैंने उसको ला करके दे दिया। वो उसकी जरूरत है भाई, उसको जीने के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए, और मैंने उसको दिया है, आपने दिया, मैंने दिया, किसी ने भी दिया, वो उसकी जरूरत है। परंतु कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं साहब मुझे भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, लाओ पिज्जा खाऊंगा। अरे भाई ये जरूरत नहीं है, ये तो उसकी इच्छा है, ये तो उसकी वांट है। पिज्जा खा लेगा उसका तो वो जूस मांगेगा, जूस मांग लेगा वो, और कुछ कल को कोई शेक वेक मांगेगा। अरे भाई क्या क्या ला के देंगे, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो जरूरत जो है ना, जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। अब नीड या जरूरत में क्या आता है, देखो नीड जरूरत में सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया रोटी, रोटी के बाद कपड़ा, उसके बाद मकान। ये अगर 3 चीजें हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जिम्मेदारी बनती है शिक्षा की, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और स्वास्थ्य सबको।
ये 5 चीजें अगर आपको मिल रही है मतलब आपकी जरूरत पूरी हो रही है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। आपको अब इससे अधिक जो भी आप ले रहे हो वो सारी की सारी आपकी क्या है, आवश्यकता है। आप अगर इतना कमा रहे हो जिससे कि आपका ये पूरी पांचों इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मतलब आपकी नीड, आप धन्यवाद करिए ईश्वर का कि उसने आपको ऐसा जीवन दिया है। काफियों की ये पांचों भी पूरी नहीं होती, ये एक ऑर्डर है बेटा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। तो अगर कोई भी व्यक्ति इतना कमाता है कि उसकी पांचों इच्छाएं पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम जो कुछ भी मांगते हैं ना वो सब कुछ क्या है, हमारी वांट है, वो हमारी सब कुछ इच्छा है। अगर मेरे पास अगर बात करने के लिए फोन है इट्स ओके, पर मैं कहूं नहीं साहब मुझे तो वो आईफोन ही चाहिए, वो हमारी इच्छा हो जाती है। तो यहां तो नीड हमारी जरूरत जो है ना वो ये है, इसके अलावा सब कुछ जो है वो वांट है। और फिर वांट में क्या आ जाता है बेटा, ये जो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, आरामदायक वस्तुएं और विलासिता वाली वस्तुएं, ये दोनों इसी में आ जाती है। ठीक है, जो कंफर्ट जोन वाली वस्तुएं हैं वो, और जो लग्जरियस वस्तु हैं, जो लग्जरी लाइफ जिसको आप लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला जो जीवन जिसको कहते हैं वो वाली है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की वस्तु होती है, एक जो कि नीड पूरी करती हैं, जो आवश्यक ही है, उसके अलावा फिर वांट में आ जाती है जो आरामदायक और विलासिता है। तो नीड को पूरी करिए, वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, वांट तो कभी पूरा नहीं होती। इंसान मरता है ना जब तक भी उसके मन में ये रहता नहीं साहब ये इच्छा और पूरी हो जाती ना तो मेरा जीवन सफल हो जाता, पर सच में ये होता है कि उसका जीवन सफल होता नहीं है और उसकी इच्छा कभी खत्म होती नहीं है। आरामदायक वस्तुएं, इन वस्तुओं की मांग की लोच एक होती है क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान रहता है। अब देखो, अब यहां पर जो आरामदायक वस्तुएं हैं, अब देखना वस्तु की प्रकृति के आधार पर मांग की लोच बदल रही है। जब आवश्यक वाली है तब क्या हो रहा है, ईडी इक्वल्स टू 0, मतलब कितना ही प्राइस बढ़ा दो डिमांड में चेंज नहीं आएगा। यहां पर आरामदायक वाली क्या है, ईडी बराबर 1 है, इसका मतलब चेंज इन डिमांड जो है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है ये दोनों बराबर होगी। यहां पर अगर 10% का चेंज है तो यहां पर भी 10% का चेंज है, यहां पर अगर 5% का चेंज है तो यहां पर भी 5% का चेंज है, और दोनों कट पीट करके 1 आ जाएगी। तो यहां पर जो आएगा ईडी बराबर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि कीमतों के बदलने पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान रहता है, उपभोक्ता उतना ही खर्च करेगा। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो कि एक घड़ी है, एक घड़ी का शौक आरामदायक वस्तु है, एक घड़ी जैसे मान लीजिए 500 रुपए की आ रही है, 500 रुपए की एक घड़ी आ रही है, और व्यक्ति पहले मान लीजिए वो एक घड़ी खरीद रहा था, वो उसने 500 रुपए में एक घड़ी खरीद ली, कल को इसकी कीमतें 250 रुपए हुई, मतलब 50% गिर गए, तो उसने सोचा पहले यही घड़ी 500 की आ रही थी, अब 2 खरीद करके रख लेते हैं, तो 2 उसने खरीद ली, पर पैसे तो आज भी तो 500 ही खर्च कर रहा है, अपने बजट में वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आरामदायक वस्तु हमेशा बराबर ही होगी, जितना प्राइस में चेंज आता है उतना ही वो डिमांड में चेंज कर लेता है। तीसरी किस्म की वस्तुएं होती है विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स होती हैं। इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगे जाने वाली मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है, अतः इनकी मांग अधिक लोचदार होती है। देखो अब क्या कहा है, तीसरी वस्तु जो है विलासिता की वस्तु है, और इनकी जो कीमतों में जो परिवर्तन होता है तो इनकी जो मांगे जाने वाली मात्रा है उसमें भी ज्यादा परिवर्तन होता है। मतलब कीमतों में जो परिवर्तन होगा उससे मांगे जाने वाली जो मात्रा है उसमें भी ज्यादा परिवर्तन होगा। मतलब ये क्या है, लोचदार है, मतलब क्या है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी तुलना में डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। देखो अब पहली बात तो विलासिता वाली वस्तुएं जो लोग खरीदते हैं वो कौन खरीदेंगे, जो खूब रईस हैं, खूब जिनके पास खूब धन दौलत खूब पैसा है, ठीक है, वही लोग खरीदेंगे, क्योंकि अब उनको लगा कि थोड़े सा प्राइस गिर गया उसमें मिल रहा है तो भाई वो ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। विलासिता की वस्तुएं लग्जरियस गुड क्या होते हैं, जो आपके जीवन को लग्जरी जीवन बना देते हैं। विलासिता मतलब आरामदायक। अब देखो आरामदायक वस्तु विलासिता वस्तु में जैसे मैं आपको अंतर बताता हूं, पंखा और कूलर, जैसे पंखा तो चलो आप नीड मान लो, कूलर हो गया, तो कूलर एक आरामदायक वस्तु है, पर एयर कंडीशनर होना घर में ये विलासिता है। ठीक है, घर में एक गाड़ी का साधन का होना जरूरी है, परंतु एक 4 व्हीलर शानदार चमचमाती 40-50 लाख की गाड़ी, उसमें ऐसी ऐसी बिल्कुल हो, ये विलासिता वाला जीवन है। ठीक है, मकान होना जरूरी है, पर मकान बिल्कुल चमचमाता ऊपर गर्दनी ही ऐसी हो जाए, वो विलासिता के जीवन को दर्शाता है। मतलब आप अपने जीवन को बड़ा ही सुखद बना लेते हैं, वो विलासिता का जीवन आ जाता है। तो यहां पर विलासिता के जीवन में जो ईडी है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। लग्जरियस जो गुड है उसकी चर्चा यहां पर करी गई है। ओके, चलिए, तो अब हमने वस्तु के प्रकृति के आधार पर देख लिया। अब बात करते हैं
वस्तुओं की उपलब्धता पर। अगर हमारे पास किसी भी वस्तु का सब्स्टिट्यूट गुड अगर उपलब्ध होता है, मतलब उसकी जगह पे मैं दूसरे का इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर ऐसा है तो मांग की लोच अलग होगी, और नहीं होता है तो मांग की लोच अलग होगी। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थापन पदार्थ होते हैं जैसे चाय और कॉफी, की मांग लोचदार होती है। ठीक है, अब देखो, अगर जैसे मान ली स्थापन वस्तुएं हैं, जैसे अपन ने उदाहरण हमेशा टी और कॉफी का ही लिया है। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो 10 की चाय आ रही है, 10 की कॉफी आ रही है। आज अपन चाय के शौकीन है, चाय पियेंगे, और कल को जैसे मान लो चाय की प्राइस बढ़ जाती है, ये 15 हो जाती है, तो इसकी प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो क्या बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी। इसकी प्राइस कम होने से इसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। देखो अब इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि जब ये 15 का हुआ तो कॉफी तो आज भी 10 की है, कॉफी तो आज भी 10 की है, और इसकी प्राइस कम होने से इसकी डिमांड कम, क्योंकि कॉफी तो आज भी 10 की है, 5 में मिल रही है, पी लेंगे, और जब ये 15 का हुआ तो ये 10 में आ रहा तो इसको पी लेंगे, क्योंकि दोनों एक पास पास के ना, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं डालते। तो इसलिए क्या कहा, जब स्थापन वस्तुएं होंगी तो मांग कैसी होगी, लोचदार होगी। लोचदार का मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, डिमांड में जो बदलाव आएगा वो ज्यादा आएगा, और प्राइस में जो बदलाव आएगा वो कम आएगा बच्चों। ठीक है ना, अगर जैसे मान लीजिए यहां से 10 से 15 प्राइस बढ़ी, 5 रुपए बढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब 50% अगर प्राइस बढ़ी है तो यहाँ पे 70-80% तक ज्यादा डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थापन नहीं होते हैं उनकी मांग कम लोचदार होती है। ठीक है, अब जिनके स्थापन नहीं होते हैं, मतलब जिसके आसपास के नहीं होंगे, अब आसपास की कोई वस्तु नहीं है तो वो व्यक्ति उसी को ही लेता जाएगा, अब उसी को खरीदेगा, तो उस समय कम लोचदार हो जाएगी, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब वहां पे क्या होगा, प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा आएगा, और डिमांड में जो चेंज है वो कम आएगा। डिमांड में चेंज कम आएगा। देखो अब डिमांड ऊपर है, फॉर्मूले को ध्यान रखिए, डिमांड ऊपर है, डिमांड में कम चेंज आएगा तभी तो वो 1 से कम आएगी ना, 0.1, 0.5, 0.6 इस प्रकार से आएगी। और जब डिमांड ज्यादा है, जैसे इस वाले केस में बताया, और प्राइस कम है, तभी तो वो 1 से ज्यादा होगी, 1, 1.5, 1.2, 1.9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से आएगी। तो स्थानापन्न वस्तु में और स्थानापन्न नहीं होने में क्या बदलाव है वो देख लिया। फिर तीसरा, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। अब हम एक वस्तु के अलग अलग उपयोग करते हैं। वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। मतलब अब एक वस्तु के जब कई उपयोग होंगे, मतलब उनको बहुत ज्यादा करा जाता है, तो उनकी क्या होगी, मांग लोचदार होगी, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब डिमांड ज्यादा प्राइस कम। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोगों से प्रयोग घटाकर सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाले काम में करेंगे। जैसे बिजली की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने में या खाना बनाने में नहीं होगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए इसने क्या कहा है कि भैया लोचदार होगी। लोचदार होने का मतलब है डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा और प्राइस में कम चेंज आएगा। अब इसने क्या कहा कि कोई ऐसी वस्तु से बिजली का उदाहरण लिया। अब बिजली की जैसे ही प्राइस बढ़ी, अब बिजली से बहुत सारे काम हो रहे हैं, बिजली से घर का भी पूरी रोशनी भी हो रही है, बिजली से मान लो बिजली से चलने वाले जो पदार्थ है, जैसे मान लीजिए खाना बनाने के लिए कोई गैस उससे चल रहा है, पानी गर्म उससे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब जैसे अब बिजली बहुत सारे काम आ रही है, परंतु बिजली की जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो अब व्यक्ति क्या करेगा, जहां पर उसका कम कंजम्पशन उनको हटा देगा। जैसे मान लो खाना बना रहा है और कर रहा है, वो हटा देगा और वो ज्यादा बिजली का यूज और दूसरी जगह करने लग जाएगा। डिमांड वही है। ओके, उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु की महत्वता, इंपोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करते हैं तो ऐसी वस्तु की मांग लोच बहुत कम होती है। ऐसी वस्तु में माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल है, मतलब ईडी इज लेस देन 1, मतलब यहाँ पे डिमांड में कम चेंज है और प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा। अगर आय में किसी भी वस्तु में बहुत कम अनुपात में, वो कम पैसा खर्च करता है, ठीक है, तो वहां पर बेलोच होगी। मतलब माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल कितने की आती है, 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की आती है, वो कम खर्चा करेगा। वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का ज्यादा हिस्सा खर्च करता है तो काफी लोचदार होती है, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1 वाला जो सीन है वो यहाँ पर हो जाएगा, जहां पे डिमांड ज्यादा और प्राइस कम है, परंतु यहाँ पर जो तुलना है वो आय के साथ करी जा रही है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता को स्थगित करना, उपभोग को स्थगित करना, जो आप कंजप्शन करने वाले आप उसको स्थगित कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है, मतलब जिनका उपभोग स्थगित किया जा सकता है, पोस्टपोन करा जा सकता है।
पोस्टपोन किया जा सकता है कि भाई चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये वाला काम इस महीने नहीं अगले महीने ये वाला काम कर लेंगे। इस प्रकार से जिस चीज का उपभोग आप पोस्टपोन कर सकते हो, और कुछ चीजें ऐसी होती है इसका नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए घर में दो काम है, एक तो मोबाइल खरीदना है और एक कोई व्यक्ति बीमार है। अब बताओ कौन सा काम पोस्टपोन हो सकता है? मोबाइल खरीदना। भाई जैसा भी है, टूटा फूटा जैसा भी है तो सही ना, तो वो फोन तो हम अगले महीने खरीद लेंगे, अगले नहीं तो उससे अगले महीने खरीद लेंगे। पर जो व्यक्ति बीमार है उसको दवाई आज दिलाना जरूरी है। अब चाहे बीमार सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो रहा हो, ठीक है, पर वो पहले दिलाएंगे। चाहे मोबाइल के पैसे जोड़ रहे थे वो पैसे जोड़ना बंद कर देंगे। तो जिस चीज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, गृह निर्माण की मांग ऐसा उदाहरण है। जब ब्याज दरें अधिक होती है तो लोग गृह निर्माण ऋणों की मांग कम कर देते हैं। तो अब जैसे जब लोन की, जो घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है, उसकी अगर रेट बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, अभी उसकी डिमांड कम कर देते हैं कि चलो यार बाद में बनवा लेंगे, अब भी कोई जरूरी तो है नहीं कि अभी बनाए, अभी घर चाहिए। तो इस प्रकार से तो अगर वस्तु की मांग यहाँ पर क्या होगी, लोचदार होगी, लोचदार मांग होगी यहाँ पर, तो उपभोक्ता जिसको स्थगित कर सकता है कि भाई पोस्टपोन कर दो। अब बात करते हैं उपभोक्ताओं की आदतों पर। उपभोक्ताओं की आदत, ठीक है, कि उसकी आदत क्या है। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, रुचि, इंटरेस्ट होना एक अच्छी बात है। किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, रुचि, वो एक अलग बात है। आदत, शौक, लत, ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है। और मैं सच कहूं कि लत जैसे शब्द या ये जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ों के लिए ही प्रयोग करे गए हैं। शराब के लिए हो गए, बीड़ी गुटखे के लिए हो गए, सिगरेट के लिए हो गए, इन चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करे गए। और कुछ लोगों को अच्छी आदतें भी होती हैं, वो अच्छी आदतें बहुत अच्छी बात है। उपभोक्ताओं की आदतों पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पर प्राइस में चेंज आने से वो डिमांड को कितना बढ़ाते हैं और कितना घटाते हैं। परंतु हमेशा एक बात बता देता हूँ कि कोई भी आपकी बुरी आदत हो आज के समय में, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो बहुत ही खराब आदत है। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ लोग लेट उठना भी गलत मानते हैं, अगर वो आपकी लगता है कि मेरी बुरी आदत है, ठीक है, और कुछ भी हो, तो हमें समय के साथ कुछ चीज़ों में सुधार कर लेना चाहिए बच्चों। क्योंकि किसी ने एक ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो बात मेरे दिल पे लगी है, और कभी कभार मैं सुधार करने की सोचता हूँ। धीरे धीरे समय के साथ सुधार आएगा। जैसे एक तो जल्दी उठा जाए। एक व्यक्ति ने कहा था कि बुरी आदतें जो होती है ना, वो एक समय के लिए आसान लगती है परंतु जीवन को कठिन बना देती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बुरी आदतों के साथ जीता है ना, उसका जो जीवन है ना, जो लाइफ है, वो मुश्किलों से भर जाता है, कठिनाई में आ जाता है। और जो जब अच्छी आदतें ना जब अपनाते हैं ना, तब कठिन तो लगती है पर जीवन को सरल बना देती है, जीवन को आसान बना देती है। तो आदतें जो हैं वो अच्छी हमेशा रहनी चाहिए। और हमारे आध्यात्मिक जो गुरुदेव थे, मेरे पर्सनली श्री ओम प्रकाश जी महाराज, वो एक बड़ी बात कहा करते थे कि मनीष बेटा देखो, ये हम पर निर्भर करता है। आज आप जब बाजार में जाओगे तो बाजार में एक तरफ आपको शराब, मीट, मांस, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, जितने भी गलत चीज़ें का सेवन लोग करते हैं वो सारी आपको मिलेगी, और एक तरफ आपको मिठाइयाँ हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, आपके कोर्स की किताबें हैं, महापुरुषों की किताबें हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाने पीने के सामान हैं, वो है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस वाली राह पर जाते हो या इस वाली राह पर जाते हो। इस वाली पर जाओगे तो जीवन सफल है, और इस वाली पर जाओगे तो जीवन बर्बाद है बेटा। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको चुनते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं की जो आदतें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा क्या है, लोगों ने इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर दिया, शौक बड़ी चीज है। काहे की बड़ी चीज है शौक यार? मैं सच में कहता हूँ, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग बाग कभी कभार मॉडर्निटी के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर, आधुनिक होने के नाम पर सच में बिल्कुल जीवन को कहते हैं ना, मटियामेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। शौक बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत चीज का सेवन करता है, शौक करता है, तो उसको बदनामी करे, आप तो उसको मतलब वाह प्रोत्साहन दे रहे, कोई बात नहीं भाई, शौक बड़ी चीज है। काहे का बड़ी चीज है यार? ऐसे शौक किस काम के? वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदि हो, मतलब आदि मतलब उसके बस अब तो उसके बिना हम जी ही नहीं सकते, उनकी मांग बेलोच होती है, जैसे सिगरेट, तंबाकू आदि, ठीक है। तो जहां पर क्या होगी, मांग बेलोच हो जाएगी। तो उपभोक्ता जिनका आदि हो, सिगरेट, तंबाकू, ये सब, इन वस्तुओं पर करों को बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता। तो अब आप यहां पर क्या है कि भैया कितना भी परिवर्तन कर दो प्राइसेस में, पर डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो ये ईडी बराबर 0 दर्शाया जा रहा है कि कितना भी कर दो। सरकार हर बार टैक्स में जो है इन चीज़ों पर बढ़ाती है, टैक्स बढ़ाती है। हर बार के बजट में सरकार की कोशिश रहती है इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाए, परंतु लगातार फिर भी सिगरेट का, तंबाकू का, बीड़ी गुटखे, सिगरेट, शराब का, इनका जो कंजप्शन है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए, तंबाकू पहले भारत में नहीं हुआ करता था, पर जब 1498 में पुर्तगाली भारत आए
ठीक है, वास्को डी गामा आता है 1498 में, शायद 1502 या 1505 में तंबाकू वो भारत को दे जाते हैं। तंबाकू जो देन है वो पुर्तगालियों की देन है, ठीक है ना। तो सिगरेट, तंबाकू, इन पे कितना भी सरकार टैक्स लगा दे, वो कितने भी महंगी हो जाए, कितने भी प्राइस बढ़ जाए, पर लोग जो खरीदने वाले हैं वो खरीदते ही हैं, क्योंकि उनकी आदत है, वो उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। समय अवधि पर, और देखिए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद आती है, किसी ने कहा है कि जो बदलना चाहता है ना वही बदलता है। अब ऐसी बात नहीं, कोई भी आदत ऐसे छूट नहीं सकती और नहीं हो सकती, छूट जाती है, समय लगता है। और जो ये कहा जाता है ना कि उस चीज़ के बिना या उस व्यक्ति के बिना तो जी ही नहीं सकते, देखो ये फालतू की बात है। हर इंसान हर व्यक्ति के बिना भी जी सकता है हर व्यक्ति के बिना भी जी सकता है। ऐसी बात नहीं कि हम कोई किसी विशेष व्यक्ति से हमारा कुछ विशेष ही अटैचमेंट हो और हम उसके बिना जी नहीं सके, फालतू की बात है। समय लगता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद इंसान व्यक्ति को भी भूल जाता है, बातों को भी भूल जाता है, हर चीज़ को इंसान भूल जाता है, ठीक है, और एक नई शुरुआत इंसान कर लेता है। ऐसी प्रकार से कोई आदत है तो समय लगता है, धीरे 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 इंसान छोड़ सकता है और सुधार कर सकता है। और जो बदलना चाहता है, जिसने ठान नहीं रखा, नहीं साहब नहीं करना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, तो बस फिर तो भैया उसको तो कोई बदल नहीं सकता। समय अवधि पर लास्ट हमारा, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है। देखो अब अल्पकाल में होगा तो डिमांड में चेंज नहीं कर सकता, परंतु दीर्घकाल में तो वो धीरे धीरे उस चीज में अपना परिवर्तन कर लेगा। ओके, इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब एक और लास्ट लेक्चर आएगा, फिर ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उत्पादन और लागत वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम जो मांग की लोच है उसको मापने की विधियां पढ़ेंगे बच्चों। और बाकी आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ आपके अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, इस चैनल को बढ़ाइए, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।